Good evening, Naman. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Rana. Happy Raksha Bandhan in advance. नमस्कार सर। Yes, sir. नमस्कार नमस्कार समिक। कल कुछ प्लान है आप लोगों का? नो सर, कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है? No, sir. मतलब एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि कल क्लास हो सकती है कि नहीं हो सकती ना, वही। यस सर। Yes, sir, हो सकती है। अभी एक्चुअली ना मेजॉरिटी नहीं आई है ना क्लास, तो एक बार आ जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबा, गुड इवनिंग। सर ऐसा कोई काम नहीं, जो भी होता है राखी शोभा बनवा लो, बाकी तो वेले बैठे रहते हैं। फ्री फंड की छुट्टी होती है सर। सर हमें तो छुट्टी चाहिए, बस किसी भी नाम पे हो, चाहे रक्षाबंधन की हो चाहे मुहर्रम की हो। सर बहुत सही बात है ये। सर इस साल हर evening, छुट्टी sir. संडे को हो रही है। गुड इवनिंग बच्चे। इस बार आप लोगों की छुट्टी खराब होगी ना, रक्षाबंधन सर संडे को है। 15 अगस्त की भी है। 15 अगस्त भी संडे को था, रक्षाबंधन भी संडे को है। संडे थोड़ा मीनिंगलेस सा होता जा रहा है यार, मतलब। यस सर। अच्छा नमन, राजपूतिन, पहले तो ये बताओ पढ़ा कहाँ आपने राजपूतिन? सर जहाँ तक मुझे याद है, पिछले साल वो कौन सा था सर, रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में उसमें एक नाम आया था रास्पुतिन, उसका नेगेटिव दिया, तो मैं सोच रहा हूँ इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया, तो मैं उसके कुछ बाद रिसर्च कर रहा हूँ कुछ। उसके बारे में काफी नेगेटिव दिया हुआ था। उसमें ये दिया होता है वो बैड एडवाइजर, स्पेशली a monk named Rasputin was the reason Tsar was made infamous. देखो राजपूतिन के बारे में कुछ भी बोल लो, ठीक है। ही इज एक्चुअली अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर इन हिस्ट्री। कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है बिकॉज ऑफ काफी सारी चीजों के लिए कंट्रोवर्शियल। एक तो बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, सेकेंडली बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड, एंड थर्डली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट ही हैड ओवर द जार्स। राजपूतिन एक टाइम पे आप बोल सकते हो उसको कि रशियन एम्पायर का ही वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, even though he was not from the bloodline of czars, and he was not even connected to the czars, but still he became one of the most influential person at a certain point of time. राजपूतिन ना एक मॉन्क था, ठीक है। मॉन्क समझते हो ना? क्रिश्चियनिटी में क्या होता था, देयर वर सर्टेन मॉन्क्स होते थे जो क्या करते थे, हु यूज्ड टू रोम फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड दे यूज्ड टू स्प्रेड द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो राजपूतिन वाज अ मॉन्क। he became a monk because of, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि what was the reason he became a monk. He became a monk because he had क्या बोला जाए, मतलब he had certain uncontrollable urges वगैरह। उसको ना ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा आदत थी। then he had some other, क्या बोला जाए, urges which were generally not acceptable in the society, and that is why to control his urges he sought the power of divine, ठीक है। तो he went and joined a church, वहाँ पे he became a monk. But even after becoming a monk, he did not leave his controversial life, and he used to indulge in often many things which were not considered as क्या बोला जाए उसको, which was not actually allowed in Christianity, ठीक है। एक्चुअली देखो, रशिया में ना क्रिश्चियनिटी के अलग अलग स्कूल्स है, अलग अलग आप उसको बोल सकते हो सेक्शंस है। उसमें से मेजर तो कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक। बट अगर उसके बाद सेकेंड अगर कोई स्कूल है उसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, दैट इज द ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो रशिया जो है दैट फॉलोज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, द प्रीस्ट्स वगैरह होते हैं, दे कैन मैरी। वहाँ पे एब्स्टिनेशन इज नॉट अ वर्च्यू, ठीक है। मतलब आपको जरूरी नहीं, यू कैन बी अ मैरिड पर्सन एंड स्टिल कैन बी अ प्रीस्ट। वाइल रोमन कैथोलिक्स क्या होते हैं, वहाँ पे पूरा पायस और प्योर। वहाँ पे यू कैन नॉट इवन मैरी, यू कैन नॉट इवन engage in such activities, okay। वहां पे टोटल एब्स्टिनेंस मेंटेन करते हैं।
तो राजपूतिन साहब जो थे he often used to indulge in such practices, you know, जहाँ पे he used to drink and then, you know, he used to have this kind of meeting with certain people, or he used to claim that I can do magic. ठीक है, और उसने he might have healed certain people, ठीक है, वो भी controversial है वो कितना बड़ा healer था, but he used to say, you know, कि I'm connected with God directly and I can do divine magic, ठीक है. तो धीरे धीरे राजपूतिन का क्या हुआ, एक तरीके से ही वाज सच ए कंट्रोवर्शियल फिगर कि वो होता है ना दुनिया में दो किस्म के लोगों की बड़ी मतलब जनरली टू काइंड्स ऑफ पीपल आर टॉक्ड अबाउट इन द वर्ल्ड, ईदर यू आर समबडी हु इज वेरी गुड और ईदर यू आर समबडी हु इज अ प्योर इविल. ठीक है, तो राजपूतिन वाज नॉट गुड वाला कैटेगरी में, ठीक है, ही वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन एंड ही वाज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज टेक अपॉन क्रिश्चियनिटी. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो जार था निकोलस टू, जार निकोलस टू का जो सन था, ठीक है, ही हैड अ सन, पता है ना आप लोगों को? यस सर, उसको हीमोफीलिया था. हाँ, जिसको हीमोफीलिया था, ठीक है, एलेक्सी करके उसका बेटा था. तो 4 डॉटर्स थी उसके और उसका एक बेटा था एलेक्सी. बट व्हेन एलेक्सी वाज बोर्न तो ही हैड हीमोफीलिया. ठीक है, उसकी फैमिली में ही था, बिकॉज वो तो प्रिंसेस अलेक्जेंड्रिया थी ना, उसकी फैमिली में दैट हीमोफीलिया यूज्ड टू रन इन द फैमिली. ठीक है, so Alexei also had hemophilia. अब hemophilia was something, it was considered as a disease with no cure. उसका कोई क्योर नहीं था उस टाइम तक. तो मतलब एक बार अगर आपको हीमोफीलिया डायग्नोस हो गया तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ फिर you'll be leading a very painful life and you'll be मतलब you know you'll be living a very safeguard and protected life. मतलब बहुत ज्यादा आपको फिर प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, बिकॉज छोटा मोटा भी चोट लग गया तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है एंड इट कैन बी लीथल. तो इसलिए एलेक्सी को क्या करता था, एलेक्सी वाज वेरी पैम्पर्ड एंड बिकॉज ही वाज द ओनली सन, सो टेक्निकली ही वाज द नेक्स्ट इन लाइन फॉर रशियन थ्रोन. ठीक है, निकोलस टू के बाद ही वाज द, बोल सकते हो आप, क्राउन प्रिंस था वो. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तो इसलिए जो प्रिंसेस अलेक्जेंड्रिया थी वो she was desperately finding somebody who could cure Alexei. And then she came to know about Rasputin, because you know Rasputin का ना aristocrats के साथ भी थोड़ा सा वो था, उठना बैठना था, because he was such a controversial figure. तो कुछ एरिस्टोक्रेट्स थे जो ना क्या करते थे, इन सब उल्टी सीधी चीजों में वो करते थे, डार्क मैजिक वगैरह इन सब चीजों में इंटरेस्टेड थे. तो उन्हीं की कोटरी में राजपूतिन वाज अ वेल नोन फिगर. तो कहीं से उसका रेफरेंस आया एंड देन ही एंटर्ड द कोर्ट ऑफ जार निकोलस टू एज द, क्या बोलते हैं, हाँ, एज अ फिजिशियन टू द सन. ठीक है, हीलर बोल लो, फिजिशियन बोल लो, बट एज अ पर्सनल फिजिशियन टू द सन एलेक्सी. तो एलेक्सी को समहाउ राजपूतिन, मतलब जैसे क्या होता है ना, हीमोफीलिया होता है ना, तो उसमें बहुत अनबेरेबल पेन होता है. ठीक है, इट्स वेरी, द पेन इज अनबेरेबल. ठीक है, तो एलेक्सी को क्या होता था, ही यूज्ड टू ऑफ्टन हैव अनबेरेबल पेन. somehow when Rasputin came, he used to cure, he used to suppress the pain. कुछ था ऐसा कि वो क्या करता था, he used to suppress the pain, and that is why people often assume that he can actually do some magic. ठीक है, तो इसलिए हाँ, इसलिए he became one of the most important person in the court. and क्योंकि जार निकोलस टू क्या हुआ था, he went to 1916 में he went to क्या बोलते हैं, जो अपना रशियन फ्रंट पे चला गया था वो. So technically the throne was left empty and the throne was under the control of Queen or Tsarina Alexandria. ठीक है, तो जारीना के पास थ्रोन आने के बाद राजपूतिन became sort of, आप बोल सकते हो, he became the regent king. Even though he was not the king, but he was enjoying unparalleled power. और ऐसा बोलते हैं कि he had illicit relation with Tsarina Alexandria. ठीक है, he was a very infamous person. उसको बहुत लोगों ने मारने की कोशिश की थी, एक बार उसको जहर देने की कोशिश की थी लोगों ने. he somehow survived that. ऐसा नहीं था, उसके पास बहुत बार assassination attempt हुए थे उसके ऊपर, but he somehow survived. but then उसके बाद उसको फिर he was shot by a prince, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, but एक prince ने उसको shot, he was shot dead, and then after shooting dead,
he was thrown off a bridge, और तब जाके he was confirmed कि he is dead. तो ये थे राजपूतिन. अगर आप उनकी कभी फोटो सर्च करना गूगल पे and look at his face and you will find, the man is he looks very gloomy type. कभी देखी फोटो देखी आप लोगों ने तो राजपूतिन खामा की? बिन लादेन की तरह लग रहा था. अरे उससे भी 4 कदम आगे. ही इज लाइक ही लुक्स वेरी शेडी. मतलब उसकी शक्ल से ही पता लग जाता है कि ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन. Yes sir. बड़ा ग्लूमी टाइप दिखता है वो. तो ये है राजपूतिन की स्टोरी इन अ नटशेल. एक सॉन्ग भी है राजपूतिन करके. Yes sir. आ गया था. बेटा आवाज नहीं आई आपकी, पता ना बीच में आवाज गायब हो गई थी. आप प्लीज दोबारा से रिपीट कर दोगे? सर मैं बोल रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उसे ब्रिज से नीचे फेंका गया था तो वो दोबारा जिंदा हो हाँ गया. दोबारा जिंदा हो गया था, ऐसा बोलते हैं लोग. देन अगेन ही वाज शॉट. फाइनली ही हैड टू बी शॉट इन द हेड सो एज टू इंश्योर. ये है सामने राजपूतिन. ठीक है, ग्रेगरी राजपूतिन, अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर. सर एक्चुअली में सर जो ज़ार निकोलस के जो बेटा था सर, उसको एस्पिरिन देते थे जो नहीं देनी चाहिए थी. और ये इसने बताया था कि एस्पिरिन मत दो. उस बताया नहीं था, मतलब छोड़वा दी थी एस्पिरिन, तो ठीक हो गया था वो. हाँ कुछ किया था इसने. somehow he used to check the pain of Alexei, और उसकी ब्लीडिंग को भी कुछ हद तक इसने कंट्रोल कर लिया था. इसने क्योर नहीं किया था उसको, बट इसने काफी हद तक उसको कंटेन कर दिया था. सर कोई तो शक्ल ही देख के गोली मार देगा. मतलब टेक्निकली बोल सकते हो आपकी, मतलब शक्ल देख के ही वाज अ वेरी डार्क फिगर. और दिखता है वो देख के ना इसको कि हाँ भाई कुछ सर सर लगता है आंखों से ही गोली मार देगा सर देखते ही. फिर इसने ड्यूमा भी डिसॉल्व करवा दी थी वहां की. हाँ हाँ हाँ. मतलब इसका बहुत इन्फ्लुएंस था यार वो एक टाइम पे ना. इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एंड दैट इज व्हाई ही वाज हेटेड. जिस एरिस्टोक्रेसी में पहले इसको बहुत लोग पसंद करते थे, लेटर ऑन दे बिकेम हिज एनिमी. सर इसका कोई दुश्मन ही थी क्या किसी से जो मरवा दिया, या फिर लोगों को बस ऐसे ही था कि ये फेमस हो रहा है मार दो? हाँ फेमस हो रहा था, मार दिया इसलिए. इसका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस हो रहा था एंड पीपल वर नॉट लाइकिंग हिज इंटरफेरेंस. सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद से जो रशिया का फर्स्ट जो म्यूजियम बना था उसके अंदर जो फर्स्ट वो डाला था, फर्स्ट पीस डाला था, वो राजपुतिन के जनीशियल थे. अच्छा पता नहीं, आई हैव नो आइडिया. श्योर नहीं. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट हाँ जितना मैंने ये था कि ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, राजपूतिन के बारे में. सो या पढ़ा था कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी शायद. हाँ डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने. देयर इज दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, आप देख सकते हो उसको, द लास्ट जार्स. उसमें पूरा दिखाया हुआ है ना ये. नेटफ्लिक्स होना भी चाहिए. हाँ अब नहीं है तो वो बात अलग है, बट आप देख सकते हो. यू कैन. सर आपके पास नेटफ्लिक्स है या आप भी टॉरेंट डाउनलोड करते हो? नहीं मेरे पास नेटफ्लिक्स है. ओके लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल पार्टीज. यस सर. पॉलिटिकल पार्टीज में क्या पोर्शन कर रहे थे हम लोग, एक बार रिमाइंड कराओ. सर नीड डिस्कस किया था लास्ट हमने, नीड अच्छा, ऑफ okay, पॉलिटिकल हाँ. पार्टीज. नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो मैं आप लोगों को ऐसे समझा रहा था ना कि नीड, लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. यस तो सर. मैंने पहली चीज बताई थी आप लोगों को, अगर अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे तो क्या होगा फिर? अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऑपोजिशन है नहीं तो फिर वो डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी. यस, लैक ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हो आप, या रीजनल अलायंस या रीजनल लॉयल्टी बोल सकते हो. इसमें क्या हो जाएगा? रीजनल एलिजेंस. ये अभी भी है, ऐसा नहीं कि रीजनल अलीजेंस नहीं होता. जैसे मैंने आप लोगों को तमिलनाडु के बारे में बताया था, केरला के बारे में बताया था, है ना. ये दो स्टेट्स बड़ी ट्रबलसम होते जा रही हैं आज के टाइम पे. स्पेशली यू कैन फोकस अपॉन तमिलनाडु. तमिलनाडु इज वन सच स्टेट जहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ की पार्टी जो है विच इज करेंटली डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र खड़गम, ये क्या कर रही है ना, ये डिवाइड क्रिएट कर रही है बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड सेंटर.
बाय यूजिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है? जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मतलब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इट सरपासेस ऑल अदर आइडेंटिटीज। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप एज अ पर्सन क्या हो वो नेशन से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे क्या मैंने बताया था आपको, एक द्रविडियन मिथ है ना, बताया था मैंने आप लोगों को। आप लोग हो भी, हाँ सर हैं। तो फिर मुझे बताएगा कौन कि आप लोग हो कि नहीं हो। सर है तो मतलब मैंने ही बताया था ना आप लोगों को। यस सर। हाँ सर बताया था। हाँ, तो ये आर्यन द्रविडियन आइडेंटिटी के बेसिस पे क्या है, तमिलनाडु में ये जो पार्टी है डीएमके क्या करने की कोशिश कर रही है, वहां पे रीजनल पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड सेंटर। सर ये कौन लोग हैं जो इसे मान भी रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसे मान भी रहे हैं? एक्चुअली तमिलनाडु में मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन तमिलनाडु आर, क्या बोलते हैं, एससी एंड ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज लगा लो। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जहां पे 85% रिजर्वेशन है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन पे वो लगा रखा है कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%। बट तमिलनाडु इज द ओनली एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पे पहले से ही चला आ रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस ही चला आ रहा है वहां पे ना, तो इसलिए उसी को कंटिन्यू कर लिया हमने। तो वहां पे 85% रिजर्वेशन है, और क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी इज फ्रॉम दिस कैटेगरी, ठीक है, तो वहां पे एक वो चलता है, क्या बोलते हैं आजकल, एक ना पॉलिटिक्स या एक आइडियोलॉजी चलती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म करके एक आइडियोलॉजी है जिसमें पूरी की पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाता है दो में। वन इज एन ऑपरेसर, द अदर इज ऑपरेस्ड। ठीक है, बाकी सारी आइडेंटिटीज क्या हो जाती है, बाकी सारी आइडेंटिटीज बिकम सेकेंडरी। द प्राइमरी आइडेंटिटी इज ऑफ दैट ऑफ वन हु इज एन ऑपरेसर, द अदर हु इज ऑपरेस्ड। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट यहाँ पे सेंटर को क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऑपरेसर। एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और द पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु एज ऑपरेस ऑपरेस्ड। किस चीज को लेके? आइडेंटिटी को लेके, कि तुम अपनी आइडेंटिटी हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो। तुम सर अपनी पर ऐसा क्या किया उन्होंने? तुम हिंदी अपनी मतलब रीजनल लैंग्वेज है ही, बाकी सब हाँ, तो कल्चर तो यही तो फॉलो है। है। तुम अपनी आर्यन आइडेंटिटी, मतलब तुम अपनी संस्कृत, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हम तो अलग हैं, हम तो द्रविडियन हैं। सर ठीक ये है, जर्मन वाले आर्यंस हैं या फिर आर्यन नहीं देखो आर्यन? आर्यन जर्मन वाला जो आर्यन है वो अलग चीज है। और यहाँ मतलब आप बोल सकते हो कि एक्चुअली आर्यन के ही ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, वो जो जर्मनी में भी जो आर्यनिज्म जो आया था, ठीक है, वो अलग आर्यनिज्म है। वो ARIANISM है, वो ARYA नहीं है, वो ARIA है, वो अलग है। ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी से निकला है सर यानी आर्यनिज्म। बहुत गलत है, पिछले साल की बुक में ARYN दिया हुआ था। हाँ, वो लिखा गलत है उन्होंने, बट वो आर्यनिज्म है, वो ARIANISM है। सर ठीक है सर गलत मुझे तो वाले लग रहा है वो आर्यनिज्म भी नहीं होगा बोलने में। और वो लिख दिया होगा उन्होंने वैसे, लेकिन वो आर्यनिज्म जो है ना, आर्यनिज्म इज बेसिकली इट इज अ सब डिवीजन विद इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, वन साइड बिलीव्स दैट वी आर द सुपीरियर लॉट। ठीक है, वो वाला आर्यनिज्म है वो। तो अभी उसको साइड करो, यहाँ पे तो बात हो रही है आर्यंस वाली। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था 19th सेंचुरी में, एक नैरेटिव चलाया था कि आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब आज के टाइम का जो ईरान वगैरह है ना, सर वहां से जहाँ भी आए थे। मुसीबत होती है वहां पे ब्रिटिश क्यों होती है? या ये बोल दो ना, ब्रिटिश जहां जहां गए वहां मुसीबत ही क्रिएट करी उन्होंने। सर ये सेम ही बात है। देखो यार, ये ना ये पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल था ब्रिटिशर्स का। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आइडेंटिटीज को के बेसिस पे पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया। देखो, जब तक आप यूनाइट नहीं होगे तब तक आप रेजिस्टेंस नहीं दोगे मुझे।
और आप यूनाइट कैसे होगे जब आपके पास कुछ यूनाइट होने के लिए कॉमन आइडेंटिटी होगी, एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएटेड दिस डिवाइड, आर्यन एंड द्रविडियन। ये आर्यनिज्म, ये जो आर्यन थ्योरी आई थी, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आई थी, जब तो उन्होंने मैंने देखा, सुना था कि राम जी भी आ रहे नहीं थे। जब उन्होंने देखा ना कि यार ये तो यार पॉपुलेशन यूनाइट हो रही है और रेजिस्टेंस ले रही है हमें, तब उन्होंने क्या किया, दे थॉट ऑफ डिवाइडिंग। एक तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना स्टार्ट किया उन्होंने 1857 के बाद, और दूसरा उन्होंने हिंदू सोसाइटी में भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड डिवाइडिंग हिंदू सोसाइटी आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ आर्यन द्रविडियन, कि नॉर्थ इंडिया अलग है, साउथ इंडिया अलग है। फिर उसमें भी उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कास्ट पॉलिटिक्स घुसेड़ दी, उसमें भी उन्होंने ऑपरेस्ट एंड ऑपरेसर घुसेड़ दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इट वाज ऑल अंडर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो कहने की बात ये है कि नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्यों होती है। अब देखो, अब बात वही आती है ना कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोई चीज करने लग जाए तो क्या करोगे, है ना। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। सर एनीवेज, सेंटर डिसमिस नहीं कर सकता, बिल्कुल पावर तो है सेंटर के पास। बिल्कुल कर सकता है, बट उसके पास एक प्लॉजिबल रीजन होना चाहिए ना। सर प्लॉजिबल और क्या रीजन चाहिए, देखो जब लोगों को एक भड़का ही रहे हो तो और क्या रीजन चाहिए फिर। एक ना बड़ी खतरनाक चीज है आपके पास, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ना आप क्या कर सकते हो ना, आप बहुत चीजें बोल सकते हो, और हर चीज के लिए आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, हर चीज एक्शनेबल नहीं है तब तक जब तक इट इज नॉट हार्मिंग द सिविक ऑर्डर। जब तक वो पब्लिक मोरालिटी और सिविल ऑर्डर के को हार्म नहीं कर रहा ना, तब तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट किया जाएगा। But sir, to attain these things, there must be some rallies and like dharnas. सर उसमें तो कुछ ना कुछ वायलेंस जरूर होता ही बट होगा। प्रॉब्लम ये है ना बच्चे की, मेजोरिटी पीपल आर इन्वॉल्व। इफ मेजोरिटी इज इन्वॉल्व देन व्हाट कैन यू डू। बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे ना। फिर इंदिरा और गांधी क्योंकि, को बुला लो। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ मेजोरिटी, और अगर डेमोक्रेसी में ही मेजोरिटी अब रिप्रेजेंटेटिव ही अगर कल को पागल हो जाए तो क्या कर लोगे आप। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकली देयर वाज नो ऑपोजिशन, उतने नंबर्स ही नहीं होते थे लोगों के पास कि ऑपोजिशन बने, तो कुछ मर्जी करती थी वो। आप उसको बोल सकते हो कि पार्टी डिक्टेटरशिप बोल सकते हो आप उसको। तो अगर मेजोरिटी ऐसा करना स्टार्ट कर दे तो क्या है आपके पास। फिर क्या है ना, ये जो द्रविडियन आर्यन द्रविडियन डिवाइड जो है ना, ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डीप हो गया है, क्योंकि इसको बहुत अर्ली स्टेजेस पे, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, इतना ज्यादा डीप रूटेड कर दिया है ना। और बिकॉज देखो 85% पॉपुलेशन इज बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, इट इज इजी टू पोलराइज दी सेंटिमेंट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छी सी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी हो तो, और उन्होंने बहुत अच्छी सी स्टोरी कॉन्कॉक्ट की थी, और फिर यहाँ पे बड़े सारे मूवमेंट चले हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही फैब्रिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। एनीवेज, हम छोड़ते हैं तमिलनाडु को थोड़ी देर के लिए, तमिलनाडु इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। पॉइंट इज, इफ देर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज देन एवरी कैंडिडेट वुड बी इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसका क्या होगा, अपना रीजनल अलीजेंस होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्यादा लॉयल्टी देगा एज कम्पेयर टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो वो नेशन वाइड आपका कुछ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, एंड हु विल सफर एट द एंड, इट इज द कंट्री हु विल सफर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम, if there are no parties it results in factional, हाँ, डिक्टेटरशिप। नहीं, फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म क्या होता है, कभी ये वर्ड सुना है आपने, फैक्शन। यस सर। हाँ क्या सर बहुत पढ़ा था पहले मैथ्स में। क्या मतलब, फ्रैक्शन नहीं फैक्शन बोला है मैंने। फैक्शन। सर फैक्शन एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। यस मूवी में एग्जैक्ट, सुना था सर। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, मूवी में सुना होगा आपने, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ ग्रुप हैविंग डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी। एक बड़े से ग्रुप के अंदर ही छोटा ग्रुप जिसकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी है, उसको बोलते हैं फैक्शन, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल अब नेशनलिस्ट लोग होते हैं, राष्ट्रवादी लोग होते हैं, ठीक है। इसी ग्रुप में एक भाई साहब ग्रुप हो गया जो रेडिकल नेशनलिस्ट हो गया, भाई साहब किसी भी कीमत पे नेशनलिज्म हमें मेंटेन करना है। वही आगे जाके क्या बन जाता है, इट बिकम्स फासिज्म, नाजिज्म, दैट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। ओके, बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो फासिज्म और नाजिज्म जैसे टर्म्स हमने सुने होंगे, है ना। नाजिज्म तो सुना ही होगा लास्ट ईयर एटलीस्ट। Yes, sir. हाँ, तो नाजिज्म वाज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म। देखा था हिटलर कैसे पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया था जर्मन्स को, कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्राइड वापस दिलाऊंगा, जर्मन प्राइड, जर्मन आइडेंटिटी, आर्यनिज्म, है ना। आर्यन रेस, सुपीरियर रेस, वी आर सुपीरियर रेस, एवरीथिंग इज इंफीरियर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सारी चीजें होने लग जाती है, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, फासिस्ट। सर पर ये वो नेशनलिज्म तो नहीं हुआ फिर। वो नेशनलिज्म ही तो है। नेशनलिज्म होता क्या है, पहले तो सर एक ग्रुप ऑफ पीपल को लॉयल्टी पकड़ टुवर्ड्स करके नेशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। देशभक्ति। सर तो ठीक है, पोल्स की नहीं थी। सुनो तो, लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन इज नेशनलिज्म, राइट। यस सर। And what is a nation? A nation is a group of people who share something common. तो नेशन की कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है ना, वो तो सिर्फ आइडियोलॉजी से डिफाइंड है। ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ क्या है, जिनके अंदर कॉमन होता है कुछ, दे शेयर, शेयर्ड बिलीफ होना चाहिए बस। और वो शेयर्ड बिलीफ कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कॉमन लैंग्वेज, इट कैन बी रिलीजन, इट कैन बी एथनिसिटी, जैसे इस केस में एथनिसिटी है, आर्यंस है हम लोग, हम सुपीरियर नॉर्डिक आर्यंस है, ठीक है। सर एप्रोप्रिएट हिस्ट्री नहीं होगा, होशियार होशियार इन हाँ, कॉमन हिस्ट्री। हिस्ट्री भी, यस, कॉमन हिस्ट्री भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कॉमन हिस्ट्री, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, ये सारे बेसिस होते हैं नेशन बनने के। नेशन ना बाउंड्री के टर्म्स में नहीं होता, देखो आप लोग ये समझो, नेशन बाउंड्री के टर्म्स में नहीं होता, स्टेट की बाउंड्री डिफाइंड होती है। जो नेशन का जो लीगल पार्ट होता है ना, जो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होता है, विच इज द स्टेट, उसकी बाउंड्री डिफाइंड होती है, नेशन की बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब जनरली क्या होता है, नेशन और स्टेट की बाउंड्रीज आपस में क्या होती हैं, दे कोइंसाइड। बट इवन इफ यू, अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के चले भी जाते हो तो भी आप अपना नेशन साथ में लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन लिविंग इन अमेरिका इज स्टिल एन इंडियन, नेशनैलिटी खत्म नहीं होगी उसकी, उसका नेशन खत्म नहीं हो गया, वो अपना नेशन साथ में लेके, नेशनलिज्म साथ में लेके गया, बड़ा स्टेट अलग हो गया उसका, स्टेट चेंज हो गया उसका, ठीक है। तो योर नेशनलिज्म इज नॉट लिमिटेड बाय द स्टेट बाउंड्रीज, इट कैन इवन एक्सीड स्टेट बाउंड्रीज। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था, बट स्टिल पोलिश नेशनलिज्म वाज स्टिल अलाइव। Yes, sir. So is nationalism really limited by the limited space? No, it is not limited to space. जो ग्रीक्स थे, जो ऑटोमन्स के आने के बाद इधर उधर चले गए थे यूरोप में, तब भी तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो स्टिल वेजिंग ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड और नॉट। नेशनलिज्म तो तब भी थी ना, यस सर। नेशन नहीं भी था तब भी नेशनलिज्म थी उनके अंदर। चलो, तो हम, हाँ, फैक्शनलिज्म की बात कर रहे थे। फैक्शन क्या होता है, एक ग्रुप जिसकी अपनी छोटी, मतलब छोटा, जनरली छोटा ग्रुप होता है, एंड जिसकी अपनी खुद की डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी होती है। और फॉर एग्जांपल, सपोज 545 मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा में, 545 मेंबर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, सब इंडिपेंडेंट है। अब आपको अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट यू रिक्वायर 273 पीपल, और 273 वोट्स आपके फेवर में होने चाहिए। मतलब एक तो आपका ही है, 272 तो होने चाहिए कम से कम आपके फेवर में, ठीक है। दिस इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। अब आपने क्या कर लिया, ये नंबर फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू रिक्वायर सपोर्ट ऑफ 272 पीपल और नॉट, Yes, sir. है ना। बट ये इंडिपेंडेंट के केस में बहुत मुश्किल होगा कि नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा,
कि 272 कोई एक बंदा कर ले अगर अपने सपोर्ट में, इट्स वेरी हाईली अनलाइकली। तो जनरली क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, 50 का ग्रुप बन गया, 35 का ग्रुप बन गया, 70 का ग्रुप बन गया। इतना बड़ा ग्रुप बनना बहुत मुश्किल है, स्पेशली वो भी हमारे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, दे आर टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो वहां पे तो बहुत ही मुश्किल है इतना बड़ा ग्रुप बनना 272 का। तो जनरली क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे कि नहीं, और ये लोग कोलिशन करेंगे कि नहीं आपस में, यही लोग कोलिशन करेंगे ना। अब इनको सरकार तो बनानी है जैसे तैसे, तो आपस में क्या करेंगे, जिनकी आइडियोलॉजीज एक जैसी होंगी वो लोग क्या करेंगे, अपनी कोलिशन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने थे ना, 50 का ग्रुप बन गया, 20 का ग्रुप बन गया, ये कैसे बनेंगे, ये किस बेसिस पे बनेंगे। सेम आइडियोलॉजी। तो हमारे यहाँ तो बहुत चीजें हैं बनाने के लिए, रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, कास्ट हो गया, लैंग्वेज। सर कल्चर कास्ट हो गया, तो नहीं कह सकते ना, रिजर्वेशन तो दी हुई है, पर क्या लैंग्वेज हो फायदा। गया। क्या आप बात कर रहे हो, पूरी की पूरी पार्टीज बन गई हैं यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे, यार कैसी बात कर रहे हो आप। बीएसपी, बीएसपी पार्टी है जो बनी किसके लिए है, लोअर कास्ट के लिए। तो वैसे अब कोई फर्क पड़ता है, आप तो कास्ट मतलब पूरी तरह हटा ही दिया है। हाँ, अब अब ये हटा, अलग बात है किसने कि बोला हटा दिया, कास्ट हटाया सर नहीं है। कुछ नहीं कास्ट, हटा है। कास्ट, कास्ट लीगली हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि कास्ट डिवाइड है, बट है। रूरल एरियाज में अभी भी उससे बहुत फर्क पड़ता है। सर मैं इतनी बार गांव जा चुका हूँ, मैंने तो किसी को नहीं सुना कास्ट के बारे में बात करते हो। सब अपना मस्त अपने काम से मतलब है सबको। काम से मतलब तो रखते हैं, when it comes to कल्चरल प्रैक्टिसेस ना, तब पता लगता है, तब दिखता है। सर इंटर when it comes to intermingling, जब आता है ना आपस में ग्रुप इंटरमिक्सिंग आता है ना, तब वहां पे चीजें पता लगती हैं। सिटीज में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांव में अभी भी क्या है, रूरल एरियाज में अभी भी ये चीजें मैटर करती हैं। सर गांव में मैंने रिलीजन का देखा है, मतलब हिंदू मुस्लिम के साथ बिल्कुल मिंगल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा गांव है आपका। सर बिहार के पास पड़ता है, वहाँ पे बिहार, बीटाज अगर जानते होगे अरे तो। यार बिहार में तो यार कास्ट सिस्टम बहुत जोर से चलता है वहां तो। कैसा? बिहार में तो मतलब कास्ट सिस्टम तो इतना जोर से चलता है कि मतलब बता नहीं सकते। मतलब वहां तो पूरे के पूरे पंचायत पोल्स, जितने भी चुनाव होते हैं वहां पे सब कास्ट, वहां पे कास्ट इज द वन फैक्टर जिसको हर कोई मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, हर कोई। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो यादव, यादव है ना, यादव कास्ट बिहार में, वो हमारे स्टेट की डोमिनेंट कास्ट। देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट। जैसे हरियाणा में हरियाणा में बात करो तो जाटों, जाट है कि नहीं डोमिनेंट, यस सर। डोमिनेंट ग्रुप्स है ना। इफ यू टॉक अबाउट पंजाब, पंजाब में यू विल फाइंड जनरली सिक्स, सिखों की क्या है, डोमिनेंट। तो ये कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, डोमिनेंट कास्ट। तो बिहार में तो यादवों का तो मतलब तगड़ा पोलराइजेशन होता है। अब जैसे अभी इस बार चुनाव हुए थे 2019 में, तो नीतीश कुमार वर्सेस क्या था वो, लालू के बेटे का क्या नाम था जो चुनाव लड़, तेजस्वी था शायद, आई गेस, कैसा? तेजस्वी यादव। ओ भाई साहब, भयंकर वाला कास्ट मोबिलाइजेशन हुआ है उसमें। पूरे यादव, हाँ पूरे यादव लालू के बेटों के साथ चले गए। और एक एक कास्ट होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो नीतीश कुमार की कास्ट है, वो पता नहीं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। मतलब कहने की बात ये, देख रहे हो ना, कास्ट मेरे मुंह से जा नहीं रहा है। मैं आपको मैं आपको इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, और ऑल आई एम सेइंग इज कास्ट, कास्ट, कास्ट। डू यू थिंक कास्ट डज नॉट मैटर। सर इट दिलों में तो मैटर्स है। अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। बट ये हो गया है कि हाँ, आजकल हर कोई इसको क्या कर रहा है, मोनेटाइज कर रहा है। पहले सिर्फ कुछ लोग कास्ट कास्ट करते थे, उसी ग्रुप के लोग करते थे, बट आजकल क्या है, पार्टीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, इसको मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, इसको पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आजकल सर हर इसके पार्ट, खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपने बताया जैसे कास्ट का पूरा किया उन्होंने, तो कुछ तो होना चाहिए जो कि लीगली जो पार्टीज के टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें तो साफ साफ मना किया है, रिलीजन कास्ट इस सब केसेस पे मतलब कोई भी ना स्लोगन हो बिल्कुल। सकता अगर है अगर हमारा। अगर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट उठा के देखो आप, जो इलेक्शन कमीशन बोलता है, वो भी कब होता है, जब इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो जाते हैं ना, तब से एमसीसी मतलब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आ जा, अप्लाई हो जाता है। उस पीरियड में नहीं कर सकते आप, लेकिन उससे पहले तो दबा के चलता है, मतलब मस्त चलता है बिल्कुल। बल्कि उस पीरियड में भी लोग कर रहे होते हैं।
हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है ना. इट्स रियली डिफिकल्ट टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल. देखो पता है क्या, अकाउंटेबिलिटी वहां होती है जहां पे ना कुछ लोग कर रहे होते हैं. जहां पे हर बंदा कर रहा होता है तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी ना बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर. अब देखो जनरली क्या होता है, इफ इन किसी एरिया में अगर कुछ लोग, suppose if they take drugs, it is easy to identify them, right? And it is easy to ban drugs. Yes. But if everybody is doing drugs, then बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? It'll be difficult for you to check the usage of drugs, and obviously to pass policies banning drugs. तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कास्ट को एज अ वोट बैंक मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए इस चीज को आप कितना भी बोल लो कि कास्ट 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 को हम कास्ट डिस्टिंक्शन को नहीं मानते और हम तो बहुत इगैलिटेरियन सोसाइटी में विश्वास करते हैं, बट द रियलिटी इज फार फ्रॉम इट. ठीक है, सच बहुत, इट्स वेरी वियर्ड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. एनीवे, तो फैक्शनलिज्म की बात, हाँ हम ये कह रहे थे कि ये जो 20 लोगों का ग्रुप बनेगा और ये 70 लोगों का, जो भी 15 5 लोगों का ग्रुप भी बन सकता है, ये क्या करेंगे, पोलराइज हो जाएंगे कि नहीं? इतने सारे फैक्टर्स है हमारे यहाँ तो पोलराइज होने के, है. नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे हैं, ठीक है. सपोज नॉर्थ ईस्ट वाला बंदा है, ठीक है. अब मजे की बात बताता हूँ मैं, पूरे सिक्किम से एक बंदा इलेक्ट होकर आता है लोकसभा में, ठीक है. 545 में सिक्किम से सिर्फ एक इंसान आता है. कैन यू इमेजिन? यस सर. सर इसका कोई रीजन है या बस ऐसे ही? इसका ये एक्चुअली जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया था ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. अब सिक्किम की पॉपुलेशन ही उस टाइम पे इतनी थी, तो यही है फिर. सर फिर तो गोवा से एक भी नहीं आना चाहिए. नहीं, गोवा से भी एक आता है. 10 लाख पर 10 लाख 1%, ठीक है. ये हमने उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉन हुई थी, तो उस टाइम पे पर 10 लाख 1% वुड बी इलेक्टेड. वो हमने अपना सर तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से कितने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से कितने आते हैं? 80 हाईएस्ट. एंड सर तमिलनाडु? तमिलनाडु से आई गेस 30 और 30, हाँ 35 आई गेस. मतलब 40 से आगे कोई भी नहीं है. आई गेस सेकंड इज कर्नाटका, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. सेकंड इज कर्नाटका एंड हाँ सेकंड इज कर्नाटका. आप लोग देख लेना, मतलब उसका सीट्स का ना वो दिया होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, तो आपको पता चल जाएगा. बट मैं तो आपको एक एग्जांपल देने की बात कर रहा हूँ कि अब सिक्किम जो है पूरा का पूरा एक सिक्किम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है. पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है. पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, नागालैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है. पूरा का पूरा मिजोरम, हाँ मिजोरम मिजोरम से एक आता है, ठीक है. तो ये देख रहे हो, अब ये पूरे 4 सर दिल्ली? स्टेट्स. दिल्ली से 5 people आर इलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली. ओके सर. अब ये 4 स्टेट से 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट वाले ये अपना ग्रुप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे रीजन वाइज? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रीजन वाइज ग्रुप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. यस सर. हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, है ना. तो ये होता है, दिस इज नोन एज फैक्शनलिज्म. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में हमने एक वर्ड पढ़ा था, पार्टिजनशिप करके एक वर्ड पढ़ा था, याद है? पार्टिजनशिप. हाँ सर. a strong loyalty to party's ideology. So it doesn't matter कि आप क्या सोचते हो, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी मैटर करती है. सो व्हेन यू जॉइन अ पार्टी, यू आर लॉयल टू योर पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजीज, ठीक है. तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो ये जो इतना कलर देखने को मिल रहा है ना, मैं इंडिविजुअल यहाँ पे जो अब ये एक बंदा है, इफ ही बिलोंग्स टू आईएनसी या लेट्स से एनी पार्टी XYZ,
तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगा, नॉट अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से। पार्टी आइडियोलॉजी बिकम्स प्राइमरी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी सेकेंडरी। ठीक है, तो फैक्शनलिज्म के चांसेस पार्टीज में आने के बाद कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टीज में नहीं बन सकते, मैंने बताया ना, अब डीएमके जैसी पार्टी हो और तमिलनाडु जैसा स्टेट हो तो हो सकता है वो पूरा का पूरा एक फैक्शन ही बन जाए। ठीक है, और डीएमके तो हमेशा सिरदर्दी करता है। 1998 में एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और वो उनकी सरकार गिर गई थी सिर्फ एक वोट से, क्योंकि डीएमके का ही एक स्प्लिट हुआ था, ए आई डीएमके। उन्होंने अपना एक वोट, अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था, एनडीए को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, सिर्फ एक वोट से सरकार गिर गई थी एनडीए की। तो ऐसा भी हो सकता है, फैक्शनलिज्म हो सकता है, पार्टीज में भी हो सकता है। अक्सर पार्टीज भी पोलराइज कर सकती हैं, बट पार्टीज की पोलराइजेशन बहुत कम देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। तमिलनाडु इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, बट हाँ, अगर अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे तो यस, डेफिनेटली फैक्शनलिज्म होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। सोसाइटी में जो डिवीजन है, इट इज वेरी इंट्रिंसिक एंड इट इज वेरी डाइवर्स। तो बहुत चांसेस है वहां पे ना फैक्शनलिज्म होने के। सो फैक्शनलिज्म इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री बाय द वे। जब बात आती है ना नेशनल इंटरेस्ट की, तो यू शुड बी यूनाइटेड इवन इफ यू हैव इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस और एनी आइडियोलॉजी, बट स्टिल यू शुड बी यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर अगर एक नेशन विच इज ऑलवेज डिवाइडेड ऑन सम अदर लाइंस, तो आपको लगता है वो नेशन बहुत एक्सेल करेगा? नो कभी नहीं सर। कर सकता, कभी नहीं कर सकता। पहली बात, वहां पे गवर्नमेंट ही फंक्शन नहीं करेगी। अब अगर अगर अब यहाँ इमेजिन करो 20, 50, 35, 70 ऐसे ऐसे अगर नंबर्स लेके आप सरकार बना बना भी लेते हो 272, आपको लगता है वो 5 साल चल जाएगी? बहुत मुश्किल होगा ना 5 साल चलाना सरकार ऐसी। नहीं सर, बहुत हंगामे होंगे ऐसे में, बहुत हंगामे क्योंकि होंगे, पता। अपोजिशन भी लगभग इक्वल साइज की हो जाएगी। ऑपोजिशन भी लगभग इक्वल साइज की है, तो अगर एक भी ग्रुप अलग हुआ इसमें से, तो समझो कि सरकार गई आपकी। मतलब बैसाखी के सारे चल रही है ना ये सरकार, देख रहे हो? इफ यू पुल वन, क्या बोलते हैं, वन ब्रिक, तो डोमिनोज जैसे गिरते हैं ना नीचे, धड़ 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 धड़, पूरे गिर जाएंगे सारे। यस सर। हाँ, तो ऐसे डोमिनोज गिर जाएंगे अगर, तो इट फैक्शनलिज्म इज नॉट गुड। समझ में आया ये फैक्शनलिज्म क्या होता है सबको? सर हाँ, अगर सर एक जो पार्टी है वो पावर में है, लेकिन वो फिर पार्टी इंटरनली वो हो जाए डिवाइडेड है। डिवाइड, हाँ, तो तो फिर क्या उससे जो गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाएगी पूरी, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, अगर पार्टी इंटरनली डिवाइडेड है, मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में ही बताया था कि देयर इज समथिंग नोन एज विप, पॉलिटिकल विप। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग की बात आती है, तो पार्टी के मेंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज फॉलो द विप। इफ दे डू नॉट फॉलो विप, दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस। एक बार ये समझा दो, वेब समझा दो। विप क्या होता है? हाँ सर। इसको ना पॉलिटिकल विप बोलते हैं। विप का मतलब होता है कि मतलब विप को क्या बोला जाए, इट इज अ डायरेक्शन बाय द लीडर। जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है, हर पार्टी का ना एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो पार्टी की इंटरनल फंक्शनिंग को क्या करता है, सी थ्रू करता है। तो वो पार्टी प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्शन देता है, दैट इज नोन एज विप। उसने जो विप इशू कर दिया ना, वो फॉलो करना पड़ेगा, इट इज बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स। जैसे किसी बिल पे अगर वोटिंग करनी है और पार्टी के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम सबको यस बोलना है, तो देन एवरीबडी वुड से यस। इफ समवन सेज नो, दे आर बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड, उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है फ्रॉम द हाउस, सीट चली जाएगी उनकी। ठीक है बाबा? यस सर। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपको लगता है इंडिया में फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी फैक्शनलिज्म हो जाएगा? फिर ये फैक्शनलिज्म के चांसेस तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कांग्रेस के अंदर आप देख रहे होगे
रिसेंटली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली लास्ट ईयर की बात है कि कुछ कांग्रेस के कुछ, उनको क्या बोल रहे थे, G23 बोल रहे थे, G21, आई डोंट रिमेम्बर, आप लोग एक बार देख लेना। मेरे ख्याल 23 लीडर्स जो थे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, उन्होंने राहुल गांधी को, सॉरी सोनिया गांधी को लेटर लिखा था कि हमें ना पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और बहुत इट इज इंपॉर्टेंट टू रिफॉर्म द पार्टी फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, तो ये 23 लीडर्स अगर लेटर लिख रहे हैं तो इट शो केसेस अ डिसेंट दैट दे डू नॉट अग्री विद द वे द पार्टी इज फंक्शनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है मतलब पार्टी के अंदर, मतलब ये मान के चलो कि ये ना बहुत एक्सट्रीम हालत हो गई होगी उन बेचारों की, तब जाके उन्होंने ये लेटर लिखा है। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड, नथिंग हैपेंड, still those 23 people are inside the Congress, they're still being loyal to the party president which is Sonia Gandhi right now। ठीक है, वो इसलिए because right now they are sailing together, पूरे पूरे चांसेस उनके डिस्क्वालिफिकेशन के, तो अभी तो पंगे नहीं लेंगे वो। मे बी बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है पापा, सबको समझ में आ गया ये? यस सर। बट पता है क्या होता है, देखो ये तो अभी तक तो ये हमने नेगेटिव फैक्टर्स पढ़े या कि पार्टीज नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो नेगेटिव फैक्टर्स हैं या नेगेटिव नीड्स हैं। ये पॉजिटिव नीड की बात करते हैं कि पार्टी के होने से होता क्या है, पार्टी करती क्या है, अच्छा क्या करती है पार्टी। सर स्पेसिफिक नीड्स केटर होती हैं कई बार। स्पेसिफिक नीड्स, सर जैसे पार्टी अलग अलग लोगों को मिलके वो, मतलब पार्टीज में बहुत सारे वो होते हैं मेंबर्स, तो हर मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रहा है उसको पता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करना है, क्या अच्छा रहेगा। अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल उसको हैंडल करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। देखो पार्टीज क्या करती है ना, इन अ डेमोक्रेसी पार्टीज एक्ट एज एजेंसीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एजेंसी का काम करती है। कौन सी एजेंसी? जिनका काम है पब्लिक की ओपिनियन को लेके, पब्लिक की जो फ्रैक्चर्ड ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना सोचने का तरीका है, उस पब्लिक की फ्रैक्चर्ड ओपिनियन को लेके उसको शेप करके इनटू समथिंग विच इज कॉन्ग्रुएंट और उसको प्रेजेंट करना कहाँ, टू द गवर्नमेंट। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। दैट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, दे प्रोवाइड एन एजेंसी, या आप बोल सकते हैं एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जहां पे पब्लिक ओपिनियंस कैन बी shaped congruently and they are presented to the government so that further action can be taken। आगे बात समझ में? Yes, sir. यस सर। और साथ ही साथ पार्टी क्या करती है, बिकॉज दे प्रोवाइड दिस एजेंसी, दे ऑल्सो प्रोवाइड, इसको एजेंसी ना लिख के हम कोहिसिव एजेंसी लिख लेते हैं। कोहिसिव समझते हो ना, एकजुट, एकजुट, हाँ एकजुट। ठीक है, तो पार्टीज क्या करती हैं, पार्टीज दे टेक, क्योंकि पार्टीज में भी क्या होता है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दे ऑल कम टुगेदर, they all come together with certain ideas and their own agendas and public opinions. They come together, all those public opinions and ideas are taken together, they are churned, some common ground is reached, and that common ground is presented to the government in form of bills and discussions and debates। ठीक है, this is the positive aspect of a political party। ये नीचे वाले दो नेगेटिव थे, इसका मतलब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव समझते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, सपोज राइट की बात करता हूं मैं, राइट्स आपको सबको पता है ना, राइट्स, यू गाइज हैव राइट्स, Yes, sir. है ना। मैं दो राइट्स ले रहा हूं, एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर सबसे खतरनाक राइट है, बहुत हाँ। मिसयूज होता है इसका। दूसरा राइट ले रहा हूं मैं, राइट टू एजुकेशन। ये अच्छा राइट है। अब सुनो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर क्या कोई लिमिट है? यस सर। बिल्कुल लिमिट है। पब्लिक सर मोरालिटी, यस सर। सर नेशन या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट सिविक ऑर्डर एंड डिफेमेशन। किसी को ये नहीं कि भाई साहब आप उसकी इज्जत ही उतार दोगे। यस सर।
You have right to freedom of speech, right to express, but you don't have right to defame someone. डिफेम तब होता है इंसान जब उसने वो किया ना हो और आप उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे हो. दैट इज डिफेमिंग somebody. If somebody has done something wrong, you have full right to criticize and highlight. कोई अगर करप्शन कर रहा है कांग्रेस पे क्यों नहीं हुआ केस आज तक? तो हाँ कांग्रेस पे क्यों नहीं हुआ केस? ये ना कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं. आप क्या करते हो, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन क्या होता है, आप बहुत चीजें बोल सकते हो, उनको दे कैन नॉट बी टेकन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स. ठीक है. मुझे एक चीज समझ नहीं आता, पार्लियामेंट में इतने लोग आते हैं पर उनकी, जब मैंने एक बार डिबेट देखी थी, लोकसभा की देखी थी शायद, हाँ मुझे लगता था कि क्यों बैठे हैं वो लोग सर, उससे बढ़िया स्कूल में हम डिबेट करते हैं. बिल्कुल और सही शायद बात है. इसमें मैंने देखा था केजरीवाल जो चिल्ला रहे थे, मतलब बुरी तरह चिल्ला रहे थे, करना करना, और हाँ हाँ, मतलब कभी कभी अगर आप डिस्कशंस देखो ना हमारे, लग रहा था इलिटरेट होके बात कर रहे हैं. हाँ अगर हमारे लेजिस्लेचर्स की अगर आप डिबेट्स कभी कभार सुनोगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को चुना है हमने. दे डोंट डिजर्व. सर अभी कोई केस भी था ना दैट द पार्लियामेंटेरियंस ने किसी फीमेल के ऊपर हाथ उठाया था इन समथिंग. वो ना वो क्या हुआ था कि अभी जो एग्रीकल्चरल बिल है ना, जो फार्म बिल्स से 3 बिल्स, इनका मॉनसून सेशन चल रहा था, अभी चल ही रहा है. उसमें क्या हो रहा था, इनका प्रोटेस्ट हो रहा था. तो प्रोटेस्ट ऑपोजिशन ने कैसे प्रोटेस्ट किया उसका, उन्होंने बिल विल ला के फाड़ वाड़ दिया और फेंक दिया भाई साहब किसके ऊपर, चेयरमैन के ऊपर. राज्यसभा में ये सब हो रहा था हंगामा. तो वहाँ जो फीमेल वो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो क्या ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है डेकोरम मेंटेन करने का हाउस का, ठीक है, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं. उसमें कुछ फीमेल जो वहाँ की जो ऑफिसर्स थे उनके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा मिसबिहेव किया था इन लोगों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने. दैट वाज एक्चुअली कॉट ऑन कैमरा. और उल्टा ऑपोजिशन ने ये बोला था कि हम तो, हमारे साथ वो हुआ है, मिसबिहेव हुआ है. But when video evidence came, so it was found out that the situation was entirely different. It was the opposition who was misbehaving. अभी हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था उसके ऊपर. So that is the kind of. Do you think that is good? Like in a democracy, in the highest, क्या बोलते हैं, forum of debate, highest ground of debate and discussion, वहाँ पे ये सब चीजें अच्छी लगती हैं क्या? I don't think so. No, sir. Standing शर्म on your आती है table, देखने हाँ, देखने। standing on your table, shouting, you know, tearing down bills, you know, throwing the bills on the or towards the chair of the speaker, like सर फिर इनको इलेक्ट ही क्यों कर रहे हैं? ये चीज तो हम भी कर सकते हैं, बच्चे हो बड़े हो सब, मतलब ये चीज हम भी कर सकते हैं, जाके वहां चेयर पे खड़े हो जाओ. इससे पता है क्या लगता है, इससे ये पता लगता है कि व्हाट इज द टेम्परामेंट ऑफ द पब्लिक. आप अगर ऐसे लीडर्स इलेक्ट कर रहे हो तो उससे ये भी तो पता लगता है ना, इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द काइंड ऑफ पीपल हु आर वोटिंग फॉर, who are voting, sorry. Sir, it feels like the country is being led by savages. Exactly. It showcases the immaturity of voters also, because you don't know who else to vote. If these are the kind of people who are coming in parliament after being elected, then you really need to reconsider, you know, the kind of people you are actually voting for. इसमें इमेच्योरिटी फिर वोटर की भी है, सिर्फ उन लोगों की गलती नहीं है, गलती तो हमारी भी है ना, हमने ही तो पहुंचाया वहां पे. अरे सर, हाँ सर यूएन के अंदर आई थिंक सो कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट था कोई कंट्री का जिसने अपनी स्पीच के बाद कोई शू बैंगिंग कुछ की थी. किया होगा, मेरे को जो क्रुश्चेव था. क्रुश्चेव हाँ सर, शायद से, आई एम नॉट श्योर. पता नहीं, आई हैव नो आइडिया यार. बट देखो जनरली क्या होता है ना, देखो जो ये हाउसेस होते हैं ना, ये जैसे जो भी, चाहे यूएन का फोरम ले लो आप, कोई भी जैसे ये फोरम्स होते हैं, these houses they have ना certain privileges as in the sense कि वहाँ के members कुछ चीजें करेंगे तो वो allowed है, ठीक है. some things cannot be taken against them, उसके against action नहीं, legal action नहीं ले सकते, ठीक है. अब जैसे हमारे पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं, उसमें क्या करते हो, अगर आप किसी को हाउस के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हो, थोड़ा भला बुरा भी कर देते हो, पर्सनल कमेंट भी कर देते हो, इफ यू से सॉरी तो नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू. वो डेफेमेशन नहीं साउंड वो होगा, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन, बिकॉज वो हाउस की प्रिविलेज है. वो इसलिए ताकि हाउस को क्या किया जाए, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाए. लोगों की तो इज्जत है नहीं, कम से कम हाउस की तो है इज्जत. सो अगर वहां तक आ रहे हैं लोग तो एटलीस्ट दे डिजर्व सम काइंड्स ऑफ सेफगार्ड एंड सेफ्टीज. सर ऊपर से अगर ऐसा होता तो लोकसभा बिल्कुल नहीं बचता. बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर ऐसा होता कोई बचता हाँ नहीं.
सकते हैं। कोई बचता ही नहीं हमारे अरे लोकसभा से ज्यादा तो अगर आप स्टेट असेंबलीज का वो सुनोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा आपका। पता है क्या होता है कभी कभी इंडिया में ना, बीइंग लाउड इज कंसिडर्ड एज गुड बाय मेनी पीपल। सर पर वो वाला भी तो लाउड नहीं होता है कि तुम चिल्ला के गालियां दे रहे हो और वो समझ रहे हो लाउड है, वाह भाई क्या काम किया है। सर लाउड मतलब अपनी मतलब अपने मांगों का आगे रखो, तुम अपने लिए या अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो तो समझ आता है। पर ये क्या बात है सर, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऊपर से गलत भी कर रहे हो और खुद बोल भी रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर आप पता है जैसे इफ यू गो थ्रू द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 टू 1949 का जो डिबेट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के, अगर आप उनको सुनोगे उनके बारे में पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो यू विल गेट टू नो द मेच्योरिटी ऑफ द लीडर्स उस टाइम के। बट आज के टाइम देखो, दे हैव स्टूप टू सच अ लो लेवल कि सर मतलब उस कुछ मोस्टली भी। लिटरेट भी थे वो, हाँ उस टाइम मोस्टली लिटरेट भी थे, लिटरेसी हाँ छोड़। यस, उस टाइम पे बहुत ही, उस टाइम पे एक्चुअली वहां पहुंचते ही वो लोग थे जो लिटरेट होते थे, या पीपल हु आर वेल नोन अबाउट थिंग्स। उस टाइम पे ऐसे लोग नहीं पहुंचते थे, पीपल हु आर इलिटरेट, दे हैव नो एजुकेशनल बैकग्राउंड और कुछ पता ही नहीं होता था उनको दीन दुनिया के बारे में। अब ये जितने भी लोग हैं, पीपल हु आर, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक, यू माइट फाइंड मी टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन एंड अगेन, बट आई एम सिंपली सेइंग कि अब जो फार्म लॉज हैं, अगर इफ यू रीड दोस फार्म लॉज यू विल गेट टू नो कि इसमें कुछ ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो इतना हंगामा हो रहा है। काला कानून, मतलब राउलेट एक्ट को बोला जाता था काला कानून, एंड व्हाट वाज राउलेट एक्ट, यू ऑल नो, है ना? यस सर। Any political prisoner can be imprisoned for a period of 2 years without trial. That was a black act. आपको ऑप्शन दिया है कि सरकारी मंडियों से छोड़ के आप प्राइवेट जगह पे जाके भी अपना अनाज बेच सकते हो, ये काला कानून है। सर ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज हैं, कुछ मतलब फार्मर के हिसाब से कुछ देयर सर्टेन ग्रीवेंसेस एंड दे आर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, उनको चेक करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लॉ। आई हैव रेड द लॉ, आई हैव गॉन थ्रू द लॉ, बट अगेन इफ यू आस्क द ऑपोजिशन प्रॉब्लम तो बताइए, तो वो प्रॉब्लम नहीं बताते। वो ये बोलते हैं, वो उनका डिस्कशन स्टार्ट फ्रॉम कानून वापस लो एंड एंड्स ऑन काला कानून वापस लो, बस इतना ही बात करते हैं वो लोग, एंड दैट इज नॉट अ वेरी मेच्योर डायलॉग। सर जब ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था सर, हर कंट्री का हर एक पर्सन बोल रहा था कि फार्मर्स के साथ अनफेयर हो रहा है। एंड सर हाँ आज अफगानिस्तान में इतनी बुरी हालत है सर, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। एग्जैक्टली, सी नाउ यू सी द हिपोक्रेसी ऑफ पीपल। सर इट्स जस्ट पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, सारे गलत प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट सबने भाई साहब ट्विटर रंग दिया था, पोत दिया था, पूरा होली खेल रहे थे पूरे टाइम ट्विटर पे। ठीक है, दे वर पेंटिंग द ट्विटर वॉल्स, ट्वीट कर करके कर करके। Now, actually, barbaric things are happening right now in Afghanistan, but nobody is interested. Same people who were commenting upon, ki how people are suffering farmer protest, mein, they are not even to be seen. This is known as biasness, and this is known as selective activism. This is not social activism. This is selective activism. कि जहां हमें फेम मिलेगा, जहां हमें पैसे मिलेंगे, और जहां कंट्रोवर्सी नहीं होगी, जहां हमें गालियां नहीं मिलेंगी, हम तो वहां वो करेंगे। सर अभी टेररिस्ट के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। कोई कुछ नहीं बोल रहा, because everybody fears repercussions के बारे में ना, कि what will happen to us. Excuse me, sir. हाँ जी, But even if they have to oppose the bill, they should have some valid points too. exactly. The first thing is, if you're really opposing something, give me facts. So, Don't give sir, me emotions. सर तो क्या फैक्ट्स दिया उन्होंने जो इतना लंबा, मतलब उसके बाद प्रोटेस्ट तो समझ आता है, फार्मर्स फैक्ट्स ही तो नहीं दे रहे ना वो, तभी तो इतना लंबा चल रहा है। फैक्ट्स होते तो फिर सॉल्व किया जाता ना यार, उसको so इतना sir, टाइम थोड़े। parliament में चल कैसे रहा है, sir? Like the one who's sitting on, I mean, चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर्स, the chairman. So why isn't he dismissing the why isn't he allowing the bill to pass? this bill has been passed, the bills have become an act. The acts have been deferred for a period of 1.5 years कि ये it was to be effective from I guess last year अगस्त से हो जाना चाहिए था उसको, सितंबर से, बट अभी उसको डेफर कर दिया।
I guess till next February Sir, what 2022. for what यही reason or लोग for कहते what हैं गवर्नमेंट basis? कोई काम नहीं कर रही है। The reason was कि इस बीच में if we want to discuss and debate about things, let's have discussion. And also, by the time we let the public know what these farm laws are actually for. तो ये दो काम हो जाएंगे उस बीच में कि एक तो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस चली जाएगी, और दूसरी चीज ये हो जाएगी जिनको थोड़ा सा ऑब्जेक्शंस है, दे कैन कम एंड दे कैन यू नो गेट देयर डाउट्स सॉर्टेड आउट. बट हो ही नहीं रहा हमारे यहाँ पे तो. ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा. दैट इज द सॉरी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी. सी, जब भी इंडिया में ना, ये ना फैशन है, पता है, जब भी कोई लॉ पास होता है इंडिया में, एनी लॉ, we are not talking about this particular law, we are talking about any law which concerns the public. कोई भी लॉ जो सोशल लॉ बोल सकते हैं, which concerns the interest of the public directly or indirectly, वहां पे क्या होता है ना, वहां पे ऐसे यूएन क्राई होता है हमेशा. जब 1991 में लिबरलाइज करने की बात हो रही थी हमारी इकोनॉमी को, कि हमें अपनी इकोनॉमी को ना क्लोज इकोनॉमी नहीं, ओपन इकोनॉमी कर देना चाहिए, उस टाइम पे बहुत हंगामा हुआ था. जब मंडल कमीशन के लॉस को इम्प्लीमेंट, उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था, 27% रिजर्वेशन देना चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उसमें भी बहुत भाई साहब हंगामा, आग लगा दिया था लोगों ने अपने आप को, बहुत हंगामा हुआ था पूरे इंडिया में. बट आज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना. Nowadays nobody has problem with 27% reservation of OBCs. तो ऐसे ही होता है आर्टिकल हमेशा. 370 आर्टिकल 370 जब हटा था तो कितने लोगों ने हंगामा किया था. बट कश्मीरियत खत्म. ओवर टाइम ये धीरे धीरे ना सर फिर फेड हो जाता है. एग्जैक्टली, कश्मीरियत खत्म हो, हमारी कश्मीरियत खत्म हो जाएगी. तो डिबेट में सुन रहा था कश्मीरियत वाले, उनसे पूछा कि कश्मीरियत है क्या, और ये सिर्फ कश्मीर में है या फिर बाकी जगह भी ऐसा कुछ कल्चरल प्राइड है कि मतलब कुछ और, कि सिर्फ कश्मीर वाले स्पेशल है कि कश्मीर वालों के पास कश्मीरियत है. सर कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, जिनका फायदा हो रहा था सिर्फ उनको प्रॉब्लम थी. पता है क्या, पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ना, इट इज ऑल अ गेम ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग. ऐसा कुछ फैला दो. अब सीए में, जो सीए एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज अबाउट the refugees who were coming to India, उससे related था. It has nothing to do with Indians. बट यहाँ पे लोगों ने क्या नैरेटिव चला दिया, आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी. सर पोलराइज में यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है कि ढीठ है. मतलब क्या है, अपने पॉइंट रख देंगे ना तो उनको लगा मैं सही हूँ, चाहे कोई कितना भी करे फिर लो, उनको लगा मैं ही सही हूँ. देखो पता है क्या बाबा, यहाँ पे ना पीपल आर, क्या बोलते, दे आर गाइडेड बाय देयर ओन एजेंडास. हर किसी का अपना अपना एजेंडा है. व्हेन इट कम्स टू सैक्रिफाइसिंग नेशनल इंटरेस्ट, पीपल आर रेडी टू डू दैट. ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में नेशनलिज्म उस लेवल का नहीं है. हमारे यहाँ नेशनलिज्म की स्पिरिट नहीं है कि वी नेवर वी आर वेरी गुड एट, एक तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, पीपल हु आर वेरी गुड एट बिकमिंग माउथ पीस फॉर समबडी एल्स. तो वो लोग क्या करते हैं, दे टेक मनी फ्रॉम समवेयर एंड दे स्टार्ट सेइंग थिंग्स, यू नो, एंड देन पीपल हु जनरली मतलब उनकी व्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग फिर उनकी बातें सुनते हैं, और हमारे यहाँ पे फिर ऐसी चीजें होती हैं, फिर लोग भड़कते हैं, लोग फालतू की बातें करते हैं. और हमारे यहाँ पे क्या है ना, फॉल्ट लाइंस बहुत है. ठीक है, फॉल्ट लाइंस बहुत होने की वजह से क्या है, इट इज ऑलवेज इजी टू पोलराइज सम सेक्शन. इसलिए यू विल फाइंड, यू नो, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है, कुछ ना कुछ. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हमने देख लिया कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर सफिशिएंट फॉर अ कंट्री. सो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, बताओ क्या लगता है आप लोगों को, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑप्टिमम है किसी कंट्री के लिए, किसी डेमोक्रेसी Sir, के लिए? हाँ, sir, it depends on the population, the different types of communities and etc. depends upon the population, depends upon the communities. Okay, Sir, but there what is no but particular number. what if a country has homogeneous population, then सर एक ही काफी. एक ही काफी. सर आने जो साइड होंगे
तो सारे आयरन्स को यूनाइट करके उसने अपने अंडरशिप में ले लिया। 65% मिली थी सर मेजोरिटी, ऐसी थोड़ी ना मिली होगी उस एक अकेले बंदे को। किसको? हिटलर को। नहीं, पार्टी 37%, 37%, तो 37 थी, ज्यादा थी उस। 37 ही थी। फिर उसके बाद तो उसने यस सर, मार्च 37 था। 37% था। उसके बाद तो मार्च में उसने 3 मार्च को तो वो कर दिया था, डिक्री और क्या बोलते हैं वो, कौन सा फायर एक्ट पास कर दिया था। उसके बाद उसने Enabling कौन सा, Act. डिग्री। हाँ वो कौन सा एक्ट पास किया था उसने, जिससे इनेबलिंग एक्ट, Enabling हाँ इनेबलिंग एक्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच ले हाँ। ली थी उसके लोगों बाद से। थोड़ी कोई इलेक्शंस हुए थे कि उसको बार बार उसको मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद तो ही वाज एस्टैब्लिश्ड एज द, क्या बोलते हैं, डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। जर्मनी। और उसके बाद उसने नेक्स्ट ईयर ही उसने ऑपोजिशन पार्टीज को ही बैन कर दिया, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया एक्सेप्ट नाजी पार्टी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज सफिशिएंट है So, किसी एक country Sir- में multi-party system is always good from my point of view. मल्टी पार्टी सिस्टम इज गुड। ओके, त्रिशा ने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है यहाँ पे, तो हम उस टर्म को पहले, दूसरे, तीसरे में लिखते हैं, मल्टी पार्टी। तो इससे पहले दो आएंगे, एक वन पार्टी, One-party system, two-party टू system. पार्टी टू सिस्टम। पार्टी सिस्टम। अब मुझे आप पॉइंट्स दीजिए कि, चलो त्रिशा ये बताओ, व्हाई मल्टी पार्टी सिस्टम इज गुड? So firstly, in multi-party system, if a government is formed, so there are oppositions to always check and control. Secondly, people have a choice of like different parties, so they can choose whatever party they want. And thirdly, yes, so it always provides a checks. It always checks on other parties on how they're functioning, how they're doing, and what proper measures they're taking. ओके, तो आपके मल्टी पार्टी के फेवर में तेरा 2 पॉइंट्स, एक तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन और दूसरा वाइड चॉइस, है ना? Yes, एक तो sir. लोगों के पास चॉइसेस बहुत होंगे और दूसरी बात क्या है, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, सो चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर होंगे। बट देन अ लॉट sounds good but can also be problematic or not. यस बहुत सर। टाइम टेकिंग होता है जो रूल पास करने होता है ऑपोजिशन। Yes, sir, but the सर comparison is इंस्टेबिलिटी taken हो in. सकती है। सर सिंगल वन पार्टी में ये एडवांटेज है, अगर एथिकल हो तो रूल्स जल्दी इनेबल होंगे, क्योंकि हाँ। opposition है ही नहीं कोई रुकने वाली। तो अब बात वही आ Yes, गई sir, वो- but we always take advantages in comparison to the other two. In comparison. Okay, so you are saying कि because of these two things, we should negate certain facts and certain bad things about multi-party. Just Yes, because they sir, have we certain can. negative, just because they have certain negative setbacks, तो हमें उनको ignore करना चाहिए because positive ज़्यादा important है, and a positive is more valuable. So it is like doctrine of jeopardizing one thing for the other. But then, चलो ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, ऑपोजिशन होना अच्छा है, वाइड चॉइस, वाइडर चॉइस हो जाए, वाइडर रेंज ऑफ चॉइस। बट और लेकिन अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी गुड एंड एक पार्टी को पर्टिकुलर जो सीट चाहिए होती है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए वो नहीं मिल पाएगी। हाँ बिल्कुल, फिर ये मल्टी पार्टी में एक चीज और हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, देयर इज ऑलवेज अ चांस। अब आया कुछ त्रिशा, अब देखो आपके ऑपोजिशन में बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है रैना ने, Yes, sir. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नाउ हाउ विल यू काउंटर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? मल्टी पार्टी में भी लिमिटेड पार्टीज होनी चाहिए। मल्टी पार्टी में भी लिमिटेड पार्टीज होनी चाहिए। So I guess in multi-party system, like or not all of the parties are registered by the what do you call that, the election commission. So only some of the parties can take part in election. Plus we can say that if they're like there can always be a coalition of government and when they have like different groups formed. But coalition is not always stable. That is a problem in a democracy. If democracy runs on coalition, see, coalition is meaningful where people are well known.
coalition will not work in a country like India because यहाँ पे people, half of the people are not even aware of what is happening and half of the people are generally having the wrong conception or misconception बोलना चाहिए उसका. So यहाँ तो बहुत ही dangerous situation हो जाएगी. देखो मैं आप थोड़ा simplify करता हूँ यहाँ पे. हाँ अंगद कुछ कह रहे थे. सर आई बिलीव कि वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा एक मल्टी पार्टी सिस्टम के बजाय. हाँ बिल्कुल सही बात है कि वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ रिस्क कम, द रिस्क विच इज इन्वॉल्वड इज वेरी लेस. यस, वेरी वेरी ट्रू. अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मीनिंगफुल बताता हूँ कि हाउ विल वी डिसाइड विच सिस्टम इज बेटर. ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे. सी इफ द पॉपुलेशन इज होमोजेनस, अगर एक जैसी पॉपुलेशन है तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है. ईदर वी कैन हैव वन पार्टी और वी कैन हैव टू पार्टी. ठीक है, वन पार्टी कौन सी कंट्रीज में है, मुझे एग्जांपल दो, एक दो. चाइना, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया. ठीक है, रशिया है वन पार्टी सिस्टम? नहीं, वो तो रशिया खत्म हो गया वहाँ पे. रशिया मल्टी पार्टी है. सर आई थिंक अंगोला में भी है ना अभी भी. अंगोला का नहीं पता यार मुझे, अंगोला पता नहीं, अंगोला का नहीं आइडिया मेरे को. ये कंट्रीज हैं जो वन पार्टी सिस्टम्स है, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा. अब अगर इनकी हम क्या बोलते हैं, इनको हम थोड़ा सा अगर चीरफाड़ करें तो पता लगता है कि हमारी इनकी आइडियोलॉजी क्या है. कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म. देखो हमेशा क्या होता है, दो चीजें होती हैं. डॉक्ट्रिन जो भी कंट्री फॉलो करती है उसके दो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, पॉलिटिको इकोनॉमिक. पॉलिटिको इकोनॉमिक का मतलब है कि हम अपने डेवलपमेंट को कैसे अचीव करेंगे और टाइप ऑफ गवर्नेंस कैसी होगी हमारी. ठीक है, कम्युनिज्म का मतलब पता है आपको, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट. दैट इज द इकोनॉमिक वाला पार्ट. पॉलिटिक्स वाला पार्ट, हाउ विल वी अचीव. सो वन पार्टी कम्युनिस्ट. प्लस यहाँ पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी फॉलो होती है, तो एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही पार्टी है, सब कुछ एक है. But ठीक sir, है, in this type of party, there's no one to stop the political party. Like they can make whatever choice they want. There's no competition. Plus, there's no choice for the people. there is a lack नहीं of सर, ऐसा competition. नहीं है. There is a lack of competition. Very true. नहीं, ये बहुत सही बात है कि there is a lack of, more or less वही चीज है, मतलब वही same wine in different bottle हो जाएगा. ठीक है, even if you choose different representative, they still adhere to the same ideology. पार्टी की आइडियोलॉजी तो सेम है. सर आइडियोलॉजी सेम ही रहेगी. हाँ तो वही तो बात है ना कि जो फिर वो वही वाली बात है ना, नैरो सेंस में ही तो खेल रहे हो आप फिर. है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. फास्टर होगा, मतलब लॉ मेकिंग फास्ट होगा क्योंकि होमोजीनियस है ऑलरेडी, तो पार्टी को तो ऑलरेडी पता है कि क्या से कोई ऑपोजिशन है नहीं, वरना ऑपोजिशन ये बात तो है, ये बात तो है. यहाँ पे तो डिबेट और डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है और बहुत ज्यादा स्कोप ही नहीं है. सर इंडिया में एक लॉ को पास होने में 6 महीने पता नहीं कैसे लग जाते हैं. But still, we still don't know that whether the citizens are like in opposition to the law or in favor to the law. पर इसका ना सर मल्टी पार्टी So में there's no one to stop them. There's no one to stop or to question them. सर क्वेश्चन नहीं हो रहा है वन पार्टी में, पर मल्टी पार्टी में इस चीज का मतलब मिसयूज हो रहा है. चाहे ऑपोजिशन हो, वो हर चीज में मतलब वो जो मेजॉरिटी. तो सर मिसयूज तो सर किसी भी टाइप ऑफ पार्टी में हो सकता है. अब देखो बाबा, यू हैव टू ignore certain things. ठीक है, you can't have everything. You have to jeopardize something for something, especially when this 130 crore people are involved. तो भाई jeopardize तो बहुत कुछ करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए. ठीक है, see things becomes complex when more than one person is involved. एक से ज्यादा होते ही चीजें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती है. इवन वन पर्सन जब वो एक चीज को वो करता है, चूज करता है, तो कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है ना, जेपरडाइज कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता. सेम थिंग गोज फॉर मेनी पीपल. व्हेन देयर इज अ पॉपुलेशन इन्वॉल्वड, ऑब्वियसली यू कांट हैव एवरीथिंग, यू हैव टू जेपरडाइज समथिंग. ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी है. अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ा है? पहली बात तो ये बताओ. सर पढ़ा है, बट पढ़ा है ना, तो मुझे ये बताओ डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़े होंगे आपने. फीचर्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पढ़ा होगा वहां पे. यस सर. हाँ, तो क्या फीचर्स होते हैं उसमें?
मतलब सर इलेक्शन वोट्स खरीद नहीं सकते सर, वाह सरकार के वाह वाह अंगद, ये कौन सी पॉल सर साइंस की बुक पढ़ रहे थे आप? सर हर सर ये ऐसे बना के बोल रहे हो। कानूनी बनाने के लिए फ्री एंड फेयर हाँ इलेक्शन, ये तो सर कोई हर पैसे नहीं पर्सन और फिर सर हर मतलब पर्सन की वोट की सेम वैल्यू होती है। फेयर इलेक्शन जो था इलेक्टोरल वाले चैप्टर में था आपका कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस का फीचर्स क्या होते हैं कि दे हैज टू हैव अ चॉइस, दैट चॉइस शुड बी गिवन एट अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ जी सर। तो मतलब डेमोक्रेसी में आपको क्या होना चाहिए, यू शुड हैव चॉइस। चॉइस का मतलब होता है देयर हैज टू बी समथिंग फ्रॉम टू चूज फ्रॉम, राइट? चॉइस तभी करोगे ना जब चॉइस तो हो आपके पास अवेलेबल। चॉइस तभी होगी ना जब आप कंपटीशन होगा आपके पास। कंपटीशन फॉस्टर्स चॉइसेस, राइट? कंपटीशन चॉइस को फॉस्टर करता है कि नहीं करता? जब लोग compete करते हैं तभी तो चॉइस होता है आपके पास कि हाँ ये या ये। यस सर। Yes, sir. तो डेमोक्रेसी का पूरा बेसिस क्या होता है, दे हैज टू हैव अ कंपटीशन, दे हैज टू हैव अ चॉइस। और compete करने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना आपको। तो सर डेमोक्रेसी से टू पार्टी या मल्टी तो वन पार्टी पार्टी हाँ रिजेक्ट तो करें। अब हमारे पास एक कंसेंसस और आया कि अगर कंट्री डेमोक्रेसी है तो एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लें हम लोग। यूएसए हो गया, UK. कनाडा हो गया, यूके हो गया, ये इसमें सब दो क्या? पार्टी होती है, हाँ इनमें 2 मतलब पार्टी एग्जैक्टली दो पार्टी। और भी पार्टीज होती हैं बट इसमें इन्फ्लुएंशियल 2 ही पार्टी होती है। ओके सर। हाँ देर आर रीजनल पार्टीज ऑल्सो। यूएसए में रीजनल पार्टीज भी हैं लेकिन वही कंपटीशन इज ऑलवेज बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। जैसे यस। यूएसए में ट्रम्प और हिलरी का हुआ था। हाँ यूके में हमेशा क्या होता है, लेबर वर्सेस कंजर्वेटिव्स। यस सर। हाँ तो ये होते हैं 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे 2 पार्टीज का डोमिनेंस होता है। ठीक है, तो इफ इट इज अ डेमोक्रेसी, इफ अ कंट्री इज अ डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली 2 पार्टीज तो होना ही चाहिए मिनिमम। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 पार्टीज होना चाहिए, तभी कंपटीशन मिल पाएगा हमें, इलेक्टोरल कंपटीशन तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं मल्टी पार्टी में। मल्टी पार्टी में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारी कंट्री है। इंडिया, और अगर हमारे पड़ोसी ले लें हम, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान। France. सर म्यांमार ले सकते हैं क्या? सर अफगानिस्तान हटा देंगे इसमें से फिलहाल। यार म्यांमार ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वहां पे ना क्या है कि कंपटीशन अब जाके आया है वहां पे, वरना पहले एक ही पार्टी होती थी जो आंग सान सूची थी, उसके फादर की पार्टी होती थी जो लीड करती थी। उसके बाद वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया, फिर आंग सान सूची आ गई वहां पे। वहां पे है दूसरी पार्टी लेकिन वो दूसरी पार्टी कभी कुछ खास है नहीं। तो इधर इट इज आंग सान सूची, उसकी पार्टी का नाम याद नहीं है मेरे को, और देर इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सो चॉइस इन्हीं दोनों के बीच में है, बट हाँ इट इज अ मल्टी पार्टी, म्यांमार इज अ मल्टी पार्टी। सर अफगानिस्तान में भी अभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना? अफगानिस्तान इज, इट इज डिक्टेटरशिप ऑब्वियसली, बट इट इज नॉट, हाँ बोल सकते हो आप मिलिट्री, मिलिट्री तो नहीं है, मिलिशिया सर डिक्टेटरशिप। मिलिटेंट बोल सकते हैं। मिलिटेंट डिक्टेटरशिप मिलिटेंट। बोल सकते हो, मिलिशिया डिक्टेटरशिप बोल सकते हो उसका। यस सर। सर सर हाँ वन पार्टी और सर वन बोलो। पार्टी और डिक्टेटरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है ना ऐसे तो। वन पार्टी में क्या होता है कि एवरी 5 years या जो भी पीरियड स्पेसिफाई होता है उसमें क्या होता है, यू गो यू कास्ट योर वोट और आप खुश हो जाते हो। ठीक है, आपके चॉइसेस लिमिटेड होते हैं, पार्टी वही होती है, बट आप एटलीस्ट यू गेट अ सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने वोट किया एंड माई वोट मैटर्स, बट सर किसी एक्चुअली इट का डजंट। नहीं था वो वोट। हाँ बट इट डजंट मैटर, So, बट sir, एटलीस्ट are there any disadvantages for the two-party system? 2 पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस, Yes, sir. 2 पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल के टाइम पे क्या हो गया ना, मोर और लेस ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टी सेम ही आइडियोलॉजी लेके चल रही हो, तो वोटर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ना आगे हम पढ़ेंगे ना आइडियोलॉजीज कैसे, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सेंट्रिस्ट ये सब चीजें चलती हैं आजकल, पॉलिटिकल टर्म्स हैं ये कुछ जो यूज किए जाते हैं। तो देयर इज अ इक्वल चांस कि 2 parties कैन हैव मोर और लेस सेम आइडियोलॉजी। इफ दैट हैपेंस देन अगेन चॉइस होने के बाद भी चॉइस खत्म हो जाती है।
आपकी चॉइस क्या हो जाती है, चॉइस बिकम्स डाइल्यूटेड, ठीक है बाबा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। Yes. Sir, आजकल actually, I had यूएस में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन सेम बातें करते हैं, खास अलग नहीं है दोनों की पॉलिसीज। इसलिए वहां की जनता भी आजकल क्या कर रही है, 5-5 खेल रही है ना, 5 साल तुम रहो, 4-4 खेल रही है, एक टर्म तुम लो, एक टर्म तुम लो। कोई खास मेजर डिफरेंसेस नहीं है बिटवीन द रिपब्लिकन एंड द डेमोक्रेट्स। हाँ कुछ बोल रहा था कोई। yes, बोल रहा था। हाँ त्रिशा बोलो। sir, I wanted to ask कि जो two party system होता है, so like sir, it was Trump and Hillary. हाँ, So sir, जैसे ट्रम्प की गवर्नमेंट बनी बट हिलरी की गवर्नमेंट गिर गई, तो सर आर दे अलाउड टू बी लाइक आर दे अलाउड टू फाइट अगेन, लाइक आर दे अलाउड टू कंटेस्ट अगेन। contest again? Yes sir. देखो यूएस में यूएस में ना क्या है, बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। मेरे को उस प्रेसिडेंट का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट देखो क्या होता है यूएस में, क्या होता है, एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ सर, एफडीआर वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक 3 है। टर्म्स ना, है 3 टर्म्स सर्व किए थे ना उन्होंने। हाँ ही स्टार्ट 19 years. ही 19 years. अरे ही स्टार्टेड फ्रॉम 1932 आई गेस, 32, हाँ 32 से स्टार्ट किया था इन्होंने, और 1945। सर ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ 2 ही बार 13 इलेक्ट हो years. सकते हैं? सुनो तो एफडीआर ने क्या किया 1932 से 1945 तक इलेक्ट, मतलब ही वाज 1932 से 36 से 40 से 44 45 में दोबारा ही वाज इलेक्टेड। वो तो अच्छा हुआ वो चटक गया जुलाई में, ठीक है। एंड फिर उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, हैरी ट्रूमन। एफडीआर, कुछ अच्छा नहीं था। हाँ देखो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट कितना, मतलब यही फर्क है, पता है वहां पे यूएस में क्या है, जो प्रेसिडेंट है एंड वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इफ द प्रेसिडेंट डाइज और रिजाइंस, तो वीपी तभी तक प्रेसिडेंट रहेगा जब तक दूसरा क्या इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। बट वहां पे क्या होता है, इफ द प्रेसिडेंट डाइज और रिजाइंस, देन द वीपी, द वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। और वहां का वीपी कितना खतरनाक हो सकता है, एफडीआर के मरते ही हैरी ट्रूमन बिकेम द प्रेसिडेंट एंड ही ऑर्डर्ड एटम बॉम्ब गिरा दो हिरोशिमा और नागासाकी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन सबसे बड़ा डिजास्टर। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन डिजास्टर नहीं था एक्चुअली, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन बहुत प्रैक्टिकल था, बट हाँ वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। अरे उससे कोल्ड वॉर डिक्लेयर होगी, और क्या चाहते हैं। नहीं कोल्ड वॉर तो तभी डिक्लेयर हो गई थी जब इन्होंने एटम बॉम्ब गिरा दिया था। Was that the right decision to do? इट वाज नॉट एट ऑल अ राइट डिसीजन, ठीक है। ये तो सबने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड दैट इट वाज नॉट द राइट डिसीजन। उसका बेनिफिट मिला नहीं खास जितना सोच रहे थे। एनीवे सो क्या हाँ तो त्रिशा ऐसा था कि एफडीआर, जब ऐसा केस हो गया ना एफडीआर वाला, तब लोगों को लगा यार कि यार ये तो गलत गलत है यार। अगर एक इंसान इतना लंबा करियर होगा उसका, तो फिर बाकी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया, फिर एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। एंड एन एक्ट वाज पास व्हिच रिस्ट्रिक्टेड द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर 2 years। 2 terms. सॉरी 2 terms। ये 2 years एक्चुअली ये हो गया था कि अगर वीपी है और इफ ही हैज बीन प्रेसिडेंट फॉर मोर देन 2 years, अगर सपोज प्रेसिडेंट मर गया और वीपी बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर 2 years 1 day, देन ये एक टर्म काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एक ही टर्म कंटेस्ट कर सकता है। Okay. हाँ तो वहां पे सिर्फ 2 terms अलाउड है। तो सर किसी ये भी एक्ट कब पास किया गया था? तब यार ये प्रेसिडेंट कौन दिस था? एक्ट वाज पास्ड इन आई गेस 19 इन द सेम ईयर 1945 या 46 में ही पास हुआ था ये, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ एफडीआर। इट वाज रियलाइज कि नहीं यार ये तो बड़ा ही खराब है, इसमें तो करियर ही खत्म हो गया लोगों का। मतलब 1932 से एफडीआर ने कितने लोगों का करियर खत्म कर दिया, पीपल हु कुड हैव बीन प्रेसिडेंट। और आपने क्वेश्चन पूछा था कि हिलरी और ट्रम्प खड़े होते हैं इलेक्शन में, नहीं। इलेक्शन में वहां पे क्या होता है, जो यूएस के इलेक्शंस होते हैं ना बहुत अलग होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसका। बट वहां पे क्या होता है, सबसे पहले नॉमिनेशन देना पड़ता है। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि आप
कौन कौन है जो लड़ना चाहता है, ठीक है, people who are interested in filing their nomination for president. लास्ट टाइम जब ट्रम्प के साथ मतलब लास्ट वाले चुनाव में जो जो बाइडेन अभी जिसमें जीता है, कान्ये वेस्ट पता है आप लोगों को? कान्ये वेस्ट Yes, sir. Yes, इज अ sir. सिंगर, हाँ, इवन ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, बाद में उसने वापस ले लिया था। सो वहां पे कोई भी फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन, ठीक है। फिर उसके क्या होता है, जब पहला स्टेज होता है जिसको स्क्रूटनाइजेशन बोलता है, उसमें बहुत लोग छट जाते हैं, हार्डली 4 या 5 लोग बचते हैं लास्ट में, और फिर इन दी एंड तो 2 ही बचते हैं उसमें ना। वहां पे क्या होता है, इलेक्शंस जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो 3 स्टेजेस में होता है। देयर आर 3 स्टेजेस। जैसे अगर अगले साल प्रेसिडेंट चुनाव चुनना है, जैसे मार्च में वहां पे ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो अगले मार्च का इलेक्शन जो है अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, इस साल के अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता So है वहां what पे। happens in scrutinization? उसमें जैसे जैसे नॉमिनेशन वाला ये ना, कभी बताऊंगा मैं आप लोगों को ना, यूएस का प्रोसेस बताऊंगा। आई टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूएस की इसमें कैसे इलेक्शंस होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, होना चाहिए ऐसा ना। हमारे यहाँ तो सर हमारे आप यहाँ भी बता सकते हो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से? मैं बता सकता हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम यार, पता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कम से कम 15-20 मिनट लगेगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग इतना टाइम स्पेयर कर सकते हो तो आई कैन ऑब्वियसली टेल, बट इफ देयर आर सर्टेन अदर पीपल हु फील कि उनका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, तो ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज एस्केप दिस। सर हाँ, आपको ये भी तो बताना था कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो कम्युनिज्म क्यों नहीं फॉलो करती। पिछली क्लास में गायब थे क्या आप? आप बता चुके हाँ सर हैं। मैं Sir, गायब आप था बता शायद से। चुके हाँ, पिछली क्लास में आप गायब थे, मैं नहीं गायब था। अच्छा हाँ, सर मल्टी पार्टी घूम फिर के 2 पार्टी या 3 पार्टी सिस्टम ही नहीं बन जाती, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पार्टी इन द एंड विन करती है, या फिर बिल्कुल चॉइसेस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि यस, मल्टी पार्टी कैन ऑलवेज बिकम 2 पार्टी घूम फिर के। इंडिया में देखो ना, है ना, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। सर Yes. कांग्रेस तो सर नहीं, सर दिल्ली में कह सकते हैं सर बीजेपी। बीजेपी के पीछे बाकी पार्टीज हैं, सर कांग्रेस के पीछे। बट हाँ, बट हम इंडिया को क्यों मल्टी पार्टी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोलिशंस है। यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यूपीए वर्सेस एनडीए। अभी राइट नाउ ये 2 ग्रुप्स के बीच में फाइट चल रही है। एनडीए को लीड कर रही है बीजेपी, जो अभी करेंटली हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, और यूपीए को लीड कर रहा है कांग्रेस, जो धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। अब हो सकता है कि 2024 में जो इलेक्शंस हैं उसमें हो सकता है कि देयर माइट बी अ थर्ड फ्रंट बनाने की बात हो रही है। जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि यूपीए वाला नहीं, कुछ अलग फ्रंट बनाया जाए, थर्ड फ्रंट बनाया जाए, ठीक है। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं कि काफी बार बन चुके हैं, 1989 में जो था यूनाइटेड फ्रंट बना था, उसके बाद 1995 में नेशनल फ्रंट बना था। तो ऐसे फ्रंट बनते रहते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन अभी सिंस 1998 द फाइट इज बिटवीन यूपीए वर्सेस एनडीए। पार्टी वाली फाइट, हाँ कोई नहीं, पहले बोलो उसका पूछ लो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पार्टी वाली फाइट तो खत्म होगी। पार्टी वाली फाइट तो 1989 तक ही थी, क्योंकि तभी तक एक पार्टी ऐसी होती थी जिसको क्लियर कट मेजोरिटी मिलती थी, और वो थी आईएनसी। तो आईएनसी अब वो खत्म हो गया, आईएनसी का दौर खत्म हो गया। अब कोई ऐसा नहीं होता कि जनरली वन पार्टी लीड्स एवरीथिंग। वन पार्टी कैन डोमिनेट, बट इट इज नॉट अ पार्टी पॉलिटिक्स नाउअडेज देयर इज कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है। सो ये चेंज हो गया है थोड़ा सा। कहने को आपको देखो पता है कि कैरेक्टर वही है इसका, 2 पार्टी सिस्टम ही है, बट क्योंकि पार्टीज क्या कर रही, कोलिशन लेके चल रही, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं कि। और दूसरी बात ये ना, यहाँ पे चांसेस है, थर्ड फ्रंट कंटेस्ट कर सकता है पूरा का पूरा, उसके पास चांसेस है। ऐसा नहीं कि उसको यूपीए के थ्रू ही कंटेस्ट करना है, चाहे तो ऑपोजिशन पार्टीज आज अपना थर्ड फ्रंट बना के कंटेस्ट कर सकती है इंडिया के अगेंस्ट, एंड इफ दे कैन गेट मेजोरिटी, व्हाई नॉट, दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट आल्सो, दे हैव इक्वल चांसेस। एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, वो तो खड़गवासला में है, पुणे में। दैट इज अ प्लेस वेयर ऑफिसर ट्रेनिंग, आर्मी में ऑफिसर ट्रेनिंग होती है। एनडीए इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सर और यूपीए का फुल फॉर्म? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सर हाँ हाँ, जो अंगद कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर सर मुझे पूछना था, जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में वो था लेफ्ट फ्रंट, सर वो क्या था? एक लेफ्ट फ्रंट भी था। जो लेफ्ट फ्रंट था
बंगाल के इलेक्शन में, जैसे बंगाल के इलेक्शन में फाइट किसकी चल रही थी? बीजेपी और वो कौन कंटेस्ट कर रहे थे? दो ग्रुप्स कौन थे जो? बीजेपी और कोई बीजेपी दूसरी पार्टी का और नाम भूल गया। बीजेपी। यस, लेफ्ट फ्रंट जो था, लेफ्ट फ्रंट ये था कि जो कांग्रेस था ना, उसने मिलके वहां पे और पार्टीज के साथ अलायंस कर रखा था, उनको बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट। तो मतलब एक बीजेपी थी जो क्लियरली फाइट कर रही थी, एक टीएमसी थी जो ये बीजेपी वर्सेस यहाँ पे टू पार्टी कंटेस्ट कर रही थी, और एक था लेफ्ट फ्रंट जो बीच में कहीं थोड़ा बहुत कूद रहा था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के साथ छोटी छोटी वहाँ की लोकल पार्टीज थी, मेरे ख्याल सीपीआई वगैरह इसके साथ थी, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, ये सारी कुछ लोकल पार्टीज थी वहाँ के। मतलब सीपीआई तो नेशनल पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी वहाँ की लोकल पार्टी जो है। तो कांग्रेस के साथ वाला जो ग्रुप था ना, जो इन दोनों के अगेंस्ट था, वो लेफ्ट फ्रंट था। बोला लेफ्ट फ्रंट वाज नॉट वन पार्टी, इट वाज अ कोलिशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज। उसमें जो मेजर पार्टी थी वो कांग्रेस थी, ठीक है बाबा। लेफ्ट का, अब ये जो लेफ्ट लेफ्ट सुनते हैं हम लोग, ये लेफ्ट और राइट का भी मीनिंग है पता है पॉलिटिक्स में। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक है हमारे में, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। लेफ्ट और राइट फ्रंट क्या होता है, या लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट क्या होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कल आप लोग, ऑल ऑफ यू एग्री टू हैव अ क्लास टुमारो, तभी रखेंगे, नहीं तो अगर आप इफ यू वांट अ डे आउट तो यू कैन, आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लास रख लेते हैं कल। सर कल कल मत एंजॉय रखो, करेंगे कल सर, ट्रैवल कल करना मत रखो सर। हाँ एक काम करो, सुनो, कल रक्षाबंधन है, ठीक है, मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माँ बहन है, तो मैं भी थोड़ा सा डे आउट ले लूँ, यस सर, ठीक है। सर आप भी एंजॉय सर कर मंडे वनडे को रख लेते हैं सर, ट्यूसडे को रख लेते हैं मंडे तो पता है मुझे, वनडे क्या होता है? सर, मंडे या ट्यूसडे को रख लेते हैं। हाँ ऐसा बोला तो एक काम करो, मैं आई टॉक टू दीपक सर, तो यस सर, कल तो मंडे को रख लेना। हाँ वो मैं बात कर लूंगा दीपक सर से, पॉसिबल तो मंडे को रख लेंगे, अदरवाइज मिलते हैं जब भी मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आप ओके लोगों को सर, हैप्पी हैप्पी थैंक यू रक्षाबंधन सर। इन एडवांस, यस सर, एंजॉय। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बाबा, सर, टेक सेम टू केयर। यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। सेम टू यू, बाय सर।